कैसे कंपेयर करते हैं लालू जी और मुलायम जी को? देखो उनके विरोधी, चाहे हम बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, आरोप लगाते हैं कि वो एक जात के नेता थे। कैसे सर नजदीक आए थे काशीराम मुलायम? कैसे 90s के दशक की शुरुआत में कैसे ये दोनों लोग नजदीक आए? देखिए देखिए सवाल ये सर कि कैसे अप्रोच किसने किया था? मुलायम सिंह और काशीराम जो एक साथ आए, अप्रोच किसने किया था? अब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मुलायम और काशीराम मेरे पैरों में दो कांटों की तरह थे, मैंने उन कांटों को निकाल के फेंक दिया जब उन्होंने गठबंधन तोड़वाया। मुलायम सिंह जी कई मर्तबा मुख्यमंत्री रहे। क्या वो दलित पिछड़ों के लिए या बहुजनों के लिए जो काम करना चाहिए था वो कर ले गए, या कुछ बाकी रह गया? अगड़ों में भी बहुत वैचारिक मतभेद आपस में होता है, सामाजिक मतभेद होता है ठाकुरों में, ब्राह्मणों में, लेकिन पॉलिटिकल एकता इनकी बड़ी जबरदस्त है। ये दलित पिछड़ों में ये पॉलिटिकल एकता क्यों नहीं बन पा रही है, और क्या लगता है कभी बन भी पाएगी कि ऐसे लड़ते रहेंगे पॉलिटिकल रूप से? धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह की आज पुण्यतिथि है, और नेताजी के सबसे खास, नेताजी के सबसे पसंदीदा लोगों में से एक उदय प्रताप जी, जिन्हें पूरा देश गुरु जी के नाम से जानता है, नेताजी के भी गुरु रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नेताजी के विषय में हम बात करेंगे आज गुरु जी से। सर आपका बहुत स्वागत है। सर आप बहुत नेताजी के सबसे करीबी लोगों में से एक रहे हैं, या कहें सबसे करीबी ही रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आज नेताजी की सर पुण्यतिथि है। किस तरह से सर नेताजी को याद करते हैं, किस तरह से उनके काम को याद करते हैं? पहले तो ये है कि आज उनकी पुण्यतिथि पर मैंने फेसबुक पर भी डाला है, और एक काव्यमयी श्रद्धांजलि दी है, वो उसमें पढ़ लीजिए आप। उनका मेरा साथ शायद उनके परिवार के भी किसी आदमी का इतना नहीं लंबा रहा होगा, भाइयों को छोड़ के, जितना मेरा रहा। सन 58 से मैं जब अध्यापक था, तब वो उस टीचर हुआ करते थे 11वीं क्लास में। 11वीं 12वीं 2 साल पढ़े, उसके बाद वो चले गए, फिर लौट के उसी कॉलेज में आके अध्यापक हो गए, तो मेरे साथ अध्यापक रहे। फिर वो 67 में जब उन्होंने MLA हो गए पहली बार, तो उसमें जो उनकी जो टीम थी काम करने वाली, उसमें भी मैं एक प्रमुख था। तो मैं उनके साथ हर तरह से रहा, अध्यापक के रूप में भी रहा, फिर कुलीग के रूप में भी रहा, फिर वो हमारे नेता हो गए। उन्होंने फिर मुझे मजबूर किया कि मैं राजनीति में जाऊं, और मैं 2 बार फिर लोकसभा का मेंबर रहा, राज्यसभा में रहा। उन्होंने मुझे कमीशन बैकवर्ड राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी भेजा। ये उनका बड़ापन था कि वो ये जिसको ये समझ लेते थे कि ये ठीक है, तो उसको फिर वो, हालांकि मेरी कोई रुचि नहीं थी राजनीति में, लेकिन उन्होंने मुझे रुचि पैदा की। और लोग कहते हैं कि मैं उनका गुरु, और बहुत सी बातें मैंने उनसे सीखी। जैसे मैं जब लोकसभा में पहली बार गया, तो उन्होंने मुझे कुर्ते पाजामे सिले सिलाए रेडीमेड जो खद्दर भंडार के होते हैं वो भिजवाए, और ये कहा कि आप अब ये ड्रेस कोट कमीज और पैंट पहन के नहीं जाएंगे, अब आप कुर्ते पाजामे में जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के आप नेता हैं उनकी पोशाक में ही जाएंगे। यही गांधी जी ने किया, यही मैंने किया, और यही आप करेंगे। और दूसरी बात, अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। आपने हिंदी में वोट मांगे तो हिंदी क्षेत्र के लोगों का आप प्रतिनिधित्व कर देते हैं। तो मैंने उनसे बहुत सी बातें सीखी। सर आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हिंदी नहीं बोलेंगे। नेताजी पे एक बड़ा आरोप है कि वो अंग्रेजी के खिलाफ थे। ये देखिए, ये तो सोचने की बात है, वो गलत है। उन्होंने कभी अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, न लोहिया जी ने किया, न गांधी जी ने किया। सबने ये एक ही बात कही, मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, मैं कैसे विरोध कर सकता हूँ अंग्रेजी का, जिसकी रोटी मैंने खाई। अंग्रेजी हिंदुस्तान में रहे, लेकिन भारतीय भाषाओं की प्रमुख बन के न रहे। ये जैसे और भारतीय भाषाएं, हिंदी प्रमुख रहे या उर्दू प्रमुख रहे या कोई और भारतीय भाषाएं प्रमुख रहे, एक विदेशी भाषा प्रमुख भाषा कैसे हो जाए? नंबर 1। नंबर 2, जो नेताजी की मंशा थी, जो कहा करते थे, जो
जैसे हमारे आपके संविधान में लिखा है कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे। नेताजी अक्सर अपनी उसमें कहते थे कि भाई केवल 15% जो लोग, मुश्किल से उस वक्त तो 15% भी नहीं थे, तो 10% लोग या 15% लोग जो अंग्रेजी जानते हैं वही आईएएस क्यों हो। इसलिए आईएएस की परीक्षा जो है वो केवल अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए, इससे अन्याय होता है। और जो हमने सबको आर्थिक बराबर न्याय देने की बात की है, ये कहाँ का आर्थिक न्याय है कि जो 15% अंग्रेजी जानते हैं वो भी बड़े अधिकारी होंगे, बड़ी जगहों पे होंगे। इसलिए साउथ वाले सब बाजी मार लेते थे उस समय। नहीं, साउथ की और नॉर्थ की बात ही नहीं थी। साउथ में ही काम अंग्रेजी बहुत अच्छी है। साउथ में भी क्या परसेंट है, आप 15% कर रहे हैं, ये साउथ और नॉर्थ का कोई सवाल ही नहीं था उस वक्त। साउथ में भी आप चले जाइए, 5% 10% अंग्रेजी जानते होंगे। ये बहुत गलत फहमी है साउथ में। मैं तो तमिलनाडु में भी रहा हूँ, मैं तो नेताजी के साथ तमिलनाडु में गया था, तो जो करुणानिधि थे उनसे मिले थे हम लोग। तो वहाँ पर नेताजी ने करुणानिधि जी को देखते ही नहीं, करुणानिधि जैसे ही हम और नेताजी गए मिलने, तो करुणानिधि कहा कि वेल मिस्टर मुलायम सिंह, यू हैव कम हियर टू इम्पोज हिंदी ऑन अस, आप हम पे हिंदी थोपने आए हैं। तो नेताजी ने कहा नहीं, हम आप पर तमिल थोपने आए हैं, तमिल थोपने आए हैं, हिंदी नहीं। आप हमको तमिल में अगर पत्र लिखेंगे तो हम आपको तमिल में जवाब देंगे, नहीं तो हिंदी में देंगे। अंग्रेजी को हम चाहते हैं कि अंग्रेजी रहे। भाई एक जो हमारी आसाम के कुछ स्टेट्स हैं उनमें अंग्रेजी राजभाषा है, तो हम भी अंग्रेजी का विरोध कैसे कर सकते हैं। वो ज़माना था तब। तो ये इसका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्फोट नहीं हुआ था, तो उस समय तो, अब तो ये संभव ही नहीं है अंग्रेजी का। अब तो वो तो अनिवार्य हो गई है, कंपल्सरी हो गई। लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ज़माने में एक बार पीसीएस की परीक्षा में सबसे पहली बार हिंदी को, मेरा ख्याल है वो पहली बार ही था, पीसीएस की परीक्षा में हिंदी को भी एक ऑप्शन दे दिया था। अंग्रेजी में चाहे इम्तहान दो चाहे हिंदी में, उसमें आप उठवा के दिखवा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा किस साल की बात है। उस साल उन्होंने ये अगड़े पिछड़े की बहुत लड़ाई हो रही थी आरक्षण के ऊपर। ये मंडल कमीशन के दौर की बात कर रहे हैं क्या आप, जब ये जब लागू जो बीपी सिंह ने कर दिया था, तो उस वक्त बहुत अगड़े पिछड़ों की सड़क पर उतर आए थे अगली जात के। हाँ, उस वक्त क्या हुआ कि जब हिंदी भी एक भाषा हो गई उत्तर प्रदेश में पीसीएस परीक्षा की, तो उसमें इतने बैकवर्ड आए थे कि 27% से वो ज़्यादा थे। यानी कहाँ तो हम 27% के लिए लड़ रहे थे, जान दे रहे थे, खोपड़ी एक दूसरे की फोड़ रहे थे। कहाँ हिंदी के आते ही, हिंदी की अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करते ही इतने गांव के लड़के आ गए, और उसमें बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लड़के। यानी उस वक्त अंग्रेजी एलिट की भाषा थी। तो मुलायम सिंह का कहना हमेशा रहा, समझ नहीं पाए। वो कहते थे कि अगड़े और पिछड़े में अगर कोई सबसे बड़ी दीवार है, अंग्रेजी है। ये बात समझिए। सर, लोग कंपैरिजन करते हैं लालू प्रसाद यादव का और मुलायम सिंह यादव का। लालू जी बिहार में रहे, उन्होंने काम किया बिहार में सामाजिक न्याय के लिए, गैर बराबरी खत्म करने के लिए। वहाँ की परिस्थितियां बहुत भयानक थी जातीय आधार पर, लेकिन यूपी में उतना स्थिति विकट नहीं थी बिहार के मुकाबले। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं लालू जी और मुलायम जी को? देखो, पहली बात तो दो आदमियों को कब कंपेरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी। कोई आदमी कोई किसी में कुछ होता है, परिस्थितियों का, आदमी अपनी परिस्थितियों का उत्पत्ति है, ये कहावत है जैसी। तो वहाँ की पहाड़ की यादवों की आर्थिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश में तो पश्चिम के उत्तर प्रदेश में या मैनपुरी, इटावा, जो ये इलाका है, इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे भी बहुत हैं और संपन्न भी बहुत थे, और लेकिन बिहार की कुछ जगह बहुत ज़्यादा खराब थी। तो लेकिन दोनों लोगों ने आरक्षण के मामले में और ये बैकवर्ड को आगे लाने के मामले में दोनों लोगों ने काम किया और अपनी अपनी तरह अच्छा काम किया। मैं यादव महासभा का अध्यक्ष चूँकि रहा, तो मैंने तो जब ये सबसे पहले
जब ये जाति जनगणना आधार पर जनगणना करने की बात हुई थी, तो मैंने शरद यादव और लालू यादव और मुलायम सिंह तीनों से संयुक्त बयान दिलवाया था कि आप जो है जाति जनगणना की बात करिए तो उससे पता चलेगा कि बैकवर्ड की संख्या कितनी है। तो लोहिया जी कहते थे पिछला पावे 100 में 60, ये मानने को तैयार नहीं होते थे, 27% देते थे। हमने क्या इसका जाति जनगणना करवाइए, इसी आधार पर जो लोहिया जी कहते थे कि 100 पिछला पावे 100 में 60, उनके हिसाब से पिछड़ों की संख्या 60 थी। तो ये इसलिए वो मैंने अंग्रेजी की जो विरोध की बात, अंग्रेजी का उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अंग्रेजी मत पढ़ो, अंग्रेजी तो उन्होंने खुद पढ़ी, मैं नहीं पढ़ाई उन्हें। थोपो मत, थोपो नहीं, अंग्रेजी की वजह से शोषण ना हो। जैसे न्यायालय है, न्यायालय में अंग्रेजी में कार्य होता है, हिंदी में नहीं होता। सही बात। जस्टिस प्रेम शंकर गुप्ता इटावा के थे, वो मुलायम सिंह जी के बड़े नज़दीक रहे, उन्होंने हिंदी में फैसले दिए तो उनकी बड़ी प्रशंसा हुई, और मुलायम सिंह ने भी उनकी बड़ी प्रशंसा की। क्योंकि उससे जब मान लीजिए अंग्रेजी में बहस हो रही है और एक तारीख पढ़ी, उदाहरण दे रहा हूँ, तो एक वकील को ज़रूरत थी, वो नहीं चाहता था, आपका वकील था लेकिन वो नहीं चाहता था कि आज बहस हो, उसे कोई काम होगा, तो उसने अंग्रेजी में कहा, मान लीजिए जज से कि टुडे आई एम ए लिटिल बिट बिजी, प्लीज गिव मी अनदर डेट। तो वो दूसरी तारीख उसे मिल गई, लेकिन उसने उस अपने क्लाइंट से उस दिन का भी पैसा लिया और जिस दिन जो दूसरी पड़ेगी उस दिन भी लेगा। बात है। तो शोषण होता था ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि ये न्याय की ये डिमांड है कि न्याय उस भाषा में दिया जाए जिसे वादी प्रतिवादी दोनों समझ सके, दूसरे ने पढ़ा है। तो इसलिए अंग्रेजी, इन बातों पे अंग्रेजी का विरोध, अंग्रेजी प्रतिष्ठा से न जोड़ी जाए। जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है उसे उन दोनों पढ़ा लिखा माना जाता था, और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिखा है उसे उन दोनों बैकवर्ड माना जाता था या अनपढ़ माना जाता था। तो सर, आप तो नेताजी के गुरु भी रहे हैं, आपने उनको बचपन से देखा, क्या नेताजी ने भी बचपन में उन अभावों का सामना किया था जो दलित पिछड़े, आम दलित पिछड़े करते हैं? खैर, वो इलाका ऐसा था कि वहाँ यादवों का कोई असम्मान नहीं कर सकता था। वो बात दूसरी है कि पढ़े लिखे कम थे। जब हम गए थे 58 में, तो करेल में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, शायद 1-2 हाई स्कूल पास हों। उसमें तो नेशनल लेवल पे एजुकेशन कम थी। लेकिन संपन्न, अब जैसे मुलायम सिंह जी का ये परिवार था, वो बड़ा संपन्न था और अपना प्रभाव रखता था पूरे क्षेत्र पर। खेती करने वाला परिवार था। हाँ, खेती वाला परिवार था। मुलायम सिंह जी ने बचपन में छोटी उम्र पे किसी दलित के यहाँ खाना खा लिया था। तो जो उस समय जो हुआ करते थे लोग, उन्होंने कहा कि इन्हें जात से निकालिए, ये तो इन्होंने उसके या फिर ये उसका प्रायश्चित करें। तो उनके परिवार ने मना कर दिया कि हम नहीं प्रायश्चित करेंगे, और इसीलिए इनको नेताजी बचपन से ही कहलाने लगे थे। ये लोग समझ, बहुत से लोग कहते हैं, दावा बहुत से कहते हैं लोग कि नेताजी को हमने नेताजी कहा या फलाने कहा। मैंने जब मैं गया हूँ फर्स्ट ईयर में, जब नेताजी थे उस समय भी उनसे लोग, बच्चे सब नेताजी कहते थे उनके साथी, क्योंकि उन्होंने, एक लोहिया जी ने एक आंदोलन चलाया था सिंचाई का, उसमें कीमत सिंचाई की दरें सरकार ने बढ़ा दी थी, तो लोहिया जी ने जेल भरो आंदोलन चलाया था। उसमें ये 14 साल की उम्र में ये भी खड़े हो गए जाके। उसने कहा कि आपको तो बालक हैं, आपको तो हम नहीं भर्ती करेंगे। बोले हमारा नाम तो लिखिए उसमें कि जिन्होंने विरोध किया है भर्ती, हमको जेल भेजें न भेजें। तो हालांकि एक दिन भर की जेल थी, सुबह शाम तक बैठाने की कोई जेल नहीं थी, लेकिन उसमें भी शामिल नहीं उनको किया गया। तो उनको नेताजी, लड़के जब हम गए थे तो तब भी उनको लोग नेताजी कहते थे। तो मेरा कहने का मतलब, जो आप पूछ रहे थे कि उनका परिवार इतना था कि इस बात की चिंता नहीं वो करते थे कि उनके यहाँ खा लिया तो उन्हें कोई जात से निकाल देगा। ये कहानी उनके परिवार में लोग फख्र से कहते हैं। सर, उनके विरोधी
चाहे हम बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, आरोप लगाते हैं कि वो एक जात के नेता थे। एक बात बताओ, जी सर। आप अगर हम आपसे कहेंगे सफाई रखो, तो आप पहले अपने घर की सफाई करोगे कि मोहल्ले वाले की? अपने घर से शुरुआत करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने ये बराबर कहा कि उन्होंने दूसरों की तो नहीं, उन्होंने कभी अपमान किया। उन्होंने कहा कि अपना पहले घर देखो। और ये बात सही है कि यादवों की जो स्थिति थी, जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, जितनी खेती बाड़ी थी, और यादव जो किसान ज़्यादा थे, तो उन्होंने केवल यादवों की नहीं की, उन्होंने सारे किसान जातियों की करी। वो चरण सिंह के उसके मानने वाले थे। चरण सिंह जी कहते थे कि सारी किसान जातियाँ, खान पान, वेशभूषा, उनकी आर्थिक स्थिति एक सी है, समाज में एक सा उनका सम्मान है, एक जैसा उनका सम्मान भी एक जैसा है। तो सम्मान असम्मान सब कुछ जब एक ही जैसा है, तो सब किसान जातियों के लिए काम किया उन्होंने। और मुलायम सिंह जी ने, अब आरोप लगाने वालों को तो कुछ भी कह दो, लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि ये कहते हैं लोग बहुत से कि सैफई बना दिया। हम ये कहते हैं कि हर एमएलए अगर इस तरह से काम करने लगे, जब एमएलए थे तभी से उन्होंने मना कर दिया। आज सैफई जो है, जो जो पहले का सैफई था और आज का सैफई था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जिस तरह से उन्होंने काम किया, वैसे काम करने का एक आदर्श रखा सामने। और आरोप लगाने वाले तो कुछ भी आरोप लगाते थे। आज फिर जो जो आरोप लगाते हैं, अब ये तो विरोधी रहे ने हमारे बीजेपी वाले, लेकिन उन्होंने पद्म विभूषण दिया नेताजी को, हाँ। मरणोपरांत। तो ये बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर एक बड़ी खास थी कि वो लोकतंत्र में जो होना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष के विचार अलग हो सकते हैं, उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं रखते थे। वो अपने विरोधियों का जितना सम्मान करते थे, उसकी कहानियां हैं। सर, काशीराम जी आपके इटावा जिले से ही चुनाव लड़े थे, तो क्या काशीराम जी को नेता बनाने में नेताजी का योगदान था? उस चुनाव के जिताने में तो 100% नेताजी का हाथ था। और बाद में जो उनका, नेताजी की जो दूरदृष्टि थी, वो ये थी कि दलित और पिछड़े, वो हमेशा ये कहते थे कि पिछड़ों से कहते थे वो कि अगर जो ऊंची जातियां आपके साथ अपमान करते हैं तब आपको बुरा लगता है, लेकिन आप खुद करते हो नीचे अपने से छोटी जातियों का, दलित जातियों का, तो उनको मिल के रहना चाहिए। और अगर वो मिल के रह जाए, तो जो लोहिया जी कहते थे कि 85% और जो शोषित और वंचित लोग हैं वो 85% हैं, अगर महिलाएं जोड़ दें तो 90% है। तो उनको भी लोकतंत्र में अधिकार मिलना चाहिए। उसी को बात को मानने वाले थे मुलायम सिंह। कैसे सर नजदीक आए थे काशीराम मुलायम? कैसे 90s के दशक की शुरुआत में कैसे ये दोनों लोग नजदीक आए? देखिए, नज़दीक आने की बात तो ये है कि उस समय जो लड़ाई चल रही थी मंडल कमंडल की, उससे ये दोनों ही लोग थे। और मुलायम सिंह ने तो, मैंने अभी आपको बताया कि जब वो छोटे थे, 8वें 9वें में पढ़ते थे, तब देख दलित लड़के के यहाँ खाना खा लिया था। तो वो तो दलित, और उसका, बल्कि ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो बसरेहर कांड हुआ था, एक पुलिस अफसर ने किसी दलित महिला के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार किया था, उस पर मुलायम सिंह ने एक नेतृत्व किया था और एक थाने पर भीड़ लेके हमला किया था, उसका विरोध किया था, प्रदर्शन किया था। वहाँ गोली चली थी, उसकी वजह से उन्हें जेल भी कुछ दिनों रहना पड़ा। लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि वो थानेदार गलत था और वो पूरा थाना सस्पेंड हुआ और मुलायम सिंह जी की बात सही हुई। यही नहीं, मुलायम सिंह जी ने 18-20 केस दिए थे मानवाधिकार को, वो सब केस सही पाए गए। उसके लिए उनको लंदन की जूरी एक होती है, उसको अवार्ड मिला। ये बात, ये मालूम है आपको अवार्ड की? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं सर। हाँ। मैं सवाल ये है सर कि कैसे अप्रोच किसने किया था? मुलायम सिंह और काशीराम जो एक साथ आए, अप्रोच किसने किया था? अब ये आप कहेंगे हम आप हाथ मिलाएं, पहले हाथ किसने बढ़ाया था, ये ऐसा सवाल है।
दोनों लोगों के मन में थी और दोनों लोग समझदार थे। काशीराम बहुत समझदार व्यक्ति थे और काशीराम और मुलायम सिंह दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे। उन्होंने ये कहा कि आप मिलके काम, अगर ये मिलके काम करते रहे होते, मायावती जी के विचार थोड़े मुलायम सिंह जी से नहीं मिलते थे, ये दुर्भाग्य रहा दोनों ही पार्टियों का। अगर वो होते रहते तो आज बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आती। नेताजी ने हमेशा कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हम, लोहिया जी नारा देते थे कांग्रेस हटाओ आंदोलन, नेताजी कहते थे कांग्रेस जरूर हटाओ, लेकिन ये संकीर्ण जो धार्मिक आरएसएस वाले कट्टरता वाले लोग हैं, अगर ये आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूरी कैसे हुई सर फिर गठबंधन के बाद? वो तो मायावती जी और उनमें मायावती जी का जो महत्वाकांक्षा है उसको भी है। अब उस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य हुआ। अगर ये दलित पिछड़ा एकता बनी रहती, हालांकि अखिलेश जी ने दोबारा कोशिश की, अगर 29 का चुनाव मायावती जी लड़के मिलके लड़ती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। 22 में नहीं, 24 का विधान लोकसभा, हाँ ये लोकसभा में। वो तो 19 में प्रयोग किया था ना, लेकिन सर ये प्रयोग कहाँ सक्सेस हुआ था 19 में? नहीं, 19 में उसमें करना चाहिए था विधानसभा में, उसमें इसलिए नहीं हुआ सक्सेसफुल कि इनमें इतनी कटुता पैदा कर दी थी कि वो ऊपर से तो समझौता हो गया, लेकिन जो नीचे वर्कर था वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाया। सर फिर भी उनको फायदा हुआ था। 0 से 10 हो गए थे सर वो तो। आप कितनी है उनकी सीटें? 0 है। तो वो तो कह रहे थे यादवों ने वोट ही नहीं दिया, उनके वोटर्स ने। अरे तो आप फिर आप क्यों नहीं आए? ये 10 तो आप, लेकिन ये बातें ऐसी है कि इन बातों पे आज के दिन हम जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो हमेशा उन्होंने अपने दुश्मनों तक को सम्मान दिया। ये तो बात सब मानते हैं आज भी। हाँ सर, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मुलायम और काशीराम मेरे पैरों में 2 कांटों की तरह थे। मैंने उन कांटों को निकाल के फेंक दिया जब उन्होंने गठबंधन तोड़वाया। मैंने तो ये बयान नहीं सुना है। नहीं है सर, यूट्यूब पे मैं सुनाऊंगा अभी आपको। नहीं तो वो होगा किसी यूट्यूब पे बहुत से बयान बनाए जाते हैं। तो क्या ये एकता खलती थी क्या बीजेपी को? मैं दोनों लोगों को बहुत नजदीक से जानता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नजदीक भी बहुत रहा हूँ, मैं उनके साथ भी रहा। मैं 89 से लेके और जब तक 2008 तक जब वो प्रधानमंत्री थे तब मैं कमीशन का मेंबर था, तब भी मिलते थे। एक बार मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में कहा था कि अटल जी मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, अगर आपके ऊपर आरएसएस का ये तमगा न चिपका होता तो मैं आपको अपनी पार्टी में बड़ा पद देता। अब वो मिल के कहा। अच्छा, वो भी मुलायम सिंह की प्रशंसा करते थे, ऐसी बात नहीं है। ये कब कहा होगा, ये बात किसी स्पीच में कही होगी संदर्भ में, तो आगे पीछे के निकाल के लोग बीच का निकाल देते, उसके अर्थ बदल जाए। आरएसएस और भाजपा को तो खलती थे ना काशीराम मुलायम की एकता। आरएसएस में भी 2 तरह के लोग थे। आरएसएस में भी ऐसे लोग थे। अटल जी को ये बातें मैं एक बार मैं अपनी बता सकता हूँ और ज़्यादा नहीं। एक बार मैं किसी कमेटी से लौट रहे थे, हम लोग हवाई अड्डे पे थे, अटल जी और हम दोनों। उन दोनों ये यहाँ वो गोली चल चुकी थी और अयोध्या में और वो थी मंदिर की बात चल रही थी। किसी पत्रकार ने अटल जी से पूछा कि आपकी क्या राय है मंदिर बनने के बारे में, आप क्या कहते हैं? तो अटल जी ने कहा, जैसे उनकी आम आदत थी कि मंदिर तो बनना चाहिए, पर रुके थोड़ी देर, पर भारत माँ का मंदिर नहीं बिगड़ना चाहिए। ये अटल जी के शब्द थे। तो अटल, ये तो दुनिया जानती है कि वहाँ दो तरह के लोग, अति कट्टरवादी थे। और यही बात तो मुलायम सिंह जी ने कहा, हार्ड लाइनर और एक सॉफ्ट लाइनर। एक सॉफ्ट लाइनर, और ये सॉफ्ट लाइनर वाले थे, तो ये इतने कटु नहीं थे। तो ये तो
उसके बाद पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आपकी क्या राय है। हमने कहा जो अटल जी ने कहा 100% राय है। मंदिर बनने के खिलाफ कौन है, लेकिन जो भारत की जो प्रतिष्ठा है और जो भारत माता का मंदिर है, जो सम्मान है और जो गंगा जमुनी संस्कृति है, वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए, यही तो कहा उन्होंने। यह इससे हम भी सहमत हैं। तो ये देखिए, ऐसे एक आध लाइन लेके और वो करना ठीक। अटल जी, मैं गवाह हूँ, बहुत मुलायम सिंह जी की तारीफ करते थे, और मुलायम सिंह ने तो जैसा मैंने अभी बताया, लोकसभा में खड़े होकर कहा था रिकॉर्ड निकलवा लीजिए तो आपको मिल जाएगा। सर, मुलायम सिंह जी कई मर्तबा मुख्यमंत्री रहे, क्या वो दलित पिछड़ों के लिए या बहुजनों के लिए जो काम करना चाहिए था वो कर ले गए, या कुछ बाकी रह गया? मैं ये कहता हूँ कि जितना उन्होंने किया है उतना आज तक दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, लोकतंत्र के में किसी ने नहीं किया। उन्होंने फूलन देवी जैसी महिला को, जिसको कोई लोग डकैत कहते थे, लेकिन उसके साथ अन्याय कितना हुआ था, तो उसको उन्होंने निकाल के, वो दलित थी कि नहीं थी, उन्होंने क्या बना दिया, सांसद बना दिया, और कितना उसका सम्मान किया। कितने लोगों को ऐसे ऐसे और तमाम एग्जाम्पल में। लेकिन ठाकुर लोग बहुत नाराज हो गए फिर उससे। तो कौन ठाकुर लोग? नहीं, तो देखिए, कौन नाराज होता कौन नहीं है, तो अभी हर मामले पे अगर दोनों तरह के लोग मिलेंगे, तारीफ करने वाले भी बहुत से थे, ये मत कहिए। अब जैसे पिछड़ा का था, अब पिछड़ा में सब, मैं आपसे एक सवाल आज करता हूँ, क्या आज पीडीए चल रहा है तो लोग समझते हैं कि समाजवादी पार्टी, ये बहुत ध्यान देने की बात है, वो समझते हैं कि पीडीए के सारे लोग जो है वो अगड़ों के खिलाफ हैं। ये बहुत गलत बात है, और ऐसा कहना भी गलत है। आपसे मैं कहा करता हूँ अक्सर, आपसे भी कह रहा हूँ कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसने दी, उसमें कितने पिछड़े थे? बहुत कम थे। उसमें ज्यादातर अगड़े थे, एक आध अम्बेडकर जी थे, एक आध और होंगे, लेकिन ज्यादातर उसमें अगड़े थे। लेकिन वो समझदार और वो समझते जो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जो राष्ट्र सच्चे देशभक्त थे और समझदार थे, जो जानते थे कि जब तक ये इतना बड़ा वर्ग मुख्य धारा से अलग रहेगा तब तक ये देश कभी मजबूत देश नहीं बन सकता। ये बात समझने वाले लोग भी अगड़े थे। हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर मिश्रा हुए, या तिवारी जी हुए, मोहन सिंह हुए, या ये यहाँ वाले थे, ये लोग सब, भगवती सिंह थे, जो बड़ी जाति के थे, लेकिन ये जो इन्होंने बराबर पिछड़ों की और आरक्षण की और जाति जनगणना की सबका समर्थन किया। तो बात विचारधारा की है, वैचारिकी की है। एक वैचार की है कट्टरता वाली कि हमें एक ही धर्म के होंगे, और एक विचारधारा यह है कि नहीं, जो पिछड़े हैं और जो दलित है उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने वाली, और वो विचारधारा, वही व्यवस्था हमारे संविधान ने की है। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अनुभव हुए हैं वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। तब समाजवाद और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की को मिला के कहा कि हम गणतंत्र ऐसा बनाएंगे, प्रियम्बल आपका कहता है कि हम ऐसा गणतंत्र बनाएंगे इस देश को जो डेमोक्रेटिक होगा, सेकुलर होगा, सोशल होगा। अब ये जो लोग हैं बीजेपी वाले, ये मुलायम सिंह जो कहा करते थे कि ये लोग बहुत खतरनाक है, इनसे बच के रहना। अब आप देख रही है, योगी जी कहते हैं कि समाजवाद की, सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। अब ये योगी जी का, हम मुख्यमंत्री हैं तो उनसे कुछ कह तो सकते नहीं हम, लेकिन ये उनकी नाजानकारी है। ये सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये एक दूसरे पर आधारित है, और एक सिद्धांत है इक्वलिटी का, मनुष्य और मनुष्य के बीच में बराबरी का। उस राजनीतिक बराबरी का नाम डेमोक्रेसी है, सामाजिक बराबरी का नाम समाजवाद है, और धार्मिक बराबरी का नाम सेकुलरिज्म है। यानी ये बराबरी के आधार पर तीनों हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, खत्म करते हैं। अगड़ों में भी बहुत वैचारिक मतभेद आपस में होता है, सामाजिक मतभेद होता है, ठाकुरों में, ब्राह्मणों में, लेकिन पॉलिटिकल एकता इनकी बड़ी जबरदस्त है।
ये दलित पिछड़ों में ये पॉलिटिकल एकता क्यों नहीं बन पा रही है, और क्या लगता है कभी बन भी पाएगी कि ऐसे लड़ते रहेंगे पॉलिटिकल रूप से? नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं दूंगा। जी। लोकतंत्र को चलाने के लिए शिक्षा की बड़ी जरूरत है, और ये जो सरकार है ये शिक्षा को बर्बाद करने पे तुली है, क्योंकि ये चाहती नहीं है लोकतंत्र। ये जो इनका जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है राष्ट्र, अब ये जब से अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात करना शुरू कर दिया है, तब से उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पीछे कर दी है, सनातन को आगे ले आए। नया हिंदू पुराना हो गया, सनातन नया फार्मूला। सनातन फार्मूला क्यों हो गया? क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र में ये खुल गई उनकी कि ये जो गैर बराबरी है, छुआछात है, इसको ज़्यादा मानेंगे, तो अब वो सनातन धर्म की बात करने लगे। अभी जैसे जो दुर्घटना घटी इसमें सर्वोच्च न्यायालय में, हाँ। ये मत पूछिए किसने किस पर जूता, जो फेंकने वाला किस जात का था और जिस पर जाए वो किस जात का, ये मुख्य बात है। वो बौद्ध था तो उसका कोई, और ये लोग कितने गर्व से वो कह रहा है कि मैं सनातन का अपमान था इसलिए मैंने किया। अगर दूसरा कोई और होता तो अभी तक वो जेल में पहुंच गया होता। ये सारी बातें जो है, तो ये बातें समझने के लिए शिक्षा चाहिए। जब तक शिक्षित नहीं होगा, जो आपने का सवाल है कि जो दलित लोग हैं या पिछड़े लोग हैं ये क्यों नहीं एक हो पाते, क्योंकि ये संविधान की व्यवस्था को, प्रावधानों को समझते नहीं है, क्योंकि शिक्षित नहीं है। शिक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक ये कभी भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि हमारा हित काय में है और क्या। मुद्दों पे वोट नहीं देते, वोट और बातों पे दे देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर इतनी लंबी बातचीत करने के लिए, तफसील जानकारी देने के लिए। बाकी गुरु जी के विचारों पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।